चलिए आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं साथ में वो क्या है कि हम देख रहे थे कौन सी बुक को, लूसेंट। ठीक है, हम देख रहे थे आपके साथ लूसेंट, और लूसेंट की जो एक बुक है जिसका नाम है जर्नल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज, इसके हम कौन से पार्ट में हम बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो उसी में ही जो सबसे पहला वाला है वो है, आप अगर बुक में देखोगे तो वो है आपके पास इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं, एक बार चेक करना क्या वो आपको रिवीजन में हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो पहला है व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन में दिया हुआ है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 30 जनवरी 1948। तो ध्यान से समझना क्या है, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन में 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 30 जनवरी 1948। आंसर है इसका आपके पास सी, 26 नवंबर 1949। कौन सा है? आंसर है सी, 26 नवंबर 1949। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो क्या लिखा हुआ है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 but came into effect on 26 January 1950। ध्यान रखना है इसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तो वो डेट है 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर केम इनटू इफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से समझना, क्या पूछ रहे हैं आपसे? चेयरमैन पूछ रहे। चेयरमैन किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी भैया, उसके चेयरमैन कौन थे? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? क्या जवाहरलाल नेहरू थे? क्या बी.आर. अम्बेडकर थे? या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो आंसर है इसका सी, बी.आर. अम्बेडकर। आंसर है इसका सी, बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वॉज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, याद रखना, विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोवरियन कंट्री इन द वर्ल्ड। हाउ मैनी आर्टिकल्स डिड इट ओरिजिनली हैव। ध्यान से सुनना, ओरिजिनली की बात करी गई है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके पास क्या लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी एक सोवरियन कंट्री का। पूरे अगर आप वर्ल्ड में देखोगे तो वहाँ पे हाउ मैनी आर्टिकल्स, कब, जब वो ओरिजिनली कितने आर्टिकल थे? क्या 395 थे? क्या 465 थे? क्या 298 थे? या फिर 340 थे? तो आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर है 395। ए आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना 395। ओरिजिनली कितने आर्टिकल थे? तो आप बोलोगे भैया 395 आर्टिकल थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ एनी सोवरियन कंट्री इन द वर्ल्ड, उसमें कितने आर्टिकल थे? ओरिजिनली उसमें 395 आर्टिकल थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स एट द टाइम ऑफ इट्स कमेंसमेंट। ये भी याद रखना, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सर्व्ड एज अ ब्लू प्रिंट फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से समझना, कुछ एक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि इसमें से ब्लूप्रिंट कौन सा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था? या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था? ध्यान से इस चीज़ को सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सर्व्ड एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन में ध्यान देना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
इंडियन काउंसिल एक्ट 1905, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आंसर देख लेते हैं इसका। ए है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज द लॉन्गेस्ट एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एट द टाइम and had significant impact on the Indian Constitution, provided a clear framework and administrative setup। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा था एक्ट, तो आप बोलोगे भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया, जो प्रीएम्बल है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडिया को कैसे डिक्लेयर करता है? क्या वो फेडरेशन के रूप में डिक्लेयर करता है? क्या वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में डिक्लेयर करता है? क्या वो सोवरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के तौर पर करता है, या फिर वो मोनार्की करता है? बहुत आसान है इसका आंसर, आप बोल दोगे। आंसर है भैया इसका कौन सा? सी। कौन सा है? सी, अ सोवरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ध्यान से समझना, जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडिया को कैसे डिक्लेयर कर रहा है? सोवरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लेते हैं इसका क्या लिखा हुआ है। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द कंट्रीज फाउंडेशनल गोल्स एंड वैल्यूज। तो ये भी समझ लेना कि जो कंट्री की जो फाउंडेशनल गोल्स एंड वैल्यूज थी वो क्या थी, तो वो यही है भैया, सोवरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ 5-year प्लान इन इंडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय, the concept of 5-year plan in India was inspired by the US New Deal, the UK's welfare state, the USSR socialist planning और the French directed economy। आंसर इसका है the USSR socialist planning। याद रखना, कोई पूछ ले आपसे कि भैया 5-year प्लान का जो कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में था वो किससे इंस्पायर्ड है, तो हम बोलेंगे USSR सोशलिस्ट प्लानिंग। आंसर यूएसएसआर सोशलिस्ट प्लानिंग। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो लिखा हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान्स इन इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय द सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दीज प्लान्स आर सेंट्रलाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान इन इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर सोशलिस्ट प्लानिंग। अगला देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विच लेड डाउन आइडियल्स टू बी इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से समझना, किसके बारे में बात हो रही है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में बात हो रही है। विच लेड डाउन द आइडियल्स टू बी इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मूव्ड बाय, किसके द्वारा मूव्ड किया गया था? क्या वो महात्मा गांधी के द्वारा मूव्ड किया गया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा मूव्ड किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव्ड किया गया था, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मूव्ड किया गया था? तो आंसर है इसका भैया क्या? जवाहरलाल नेहरू। याद रखना, आंसर क्या है इसका? जवाहरलाल नेहरू। जैसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव करने की बात आएगी तो आप क्या बोलोगे? जवाहरलाल नेहरू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन दिसंबर 1946। ये भी याद रख लेना कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया गया था, कब मूव किया गया था? दिसंबर 1946 पर। कब? दिसंबर 1946 पर। एंड वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको अडॉप्ट कब किया? जनवरी 1947 पर। तो मूव कब किया गया था? दिसंबर 1946 पर। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कब किया था भैया? जनवरी 1947 पर। ठीक है, इट आउटलाइन द एम्स ऑफ द असेंबली एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, सातवां हो गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, बोला हुआ, ध्यान से समझना, इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर कौन सा नहीं है? इज नॉट फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी फीचर्स, a rigid and flexible constitution, parliamentary form of government, absolute separation of power। तो आंसर है इसका आपके पास डी है, एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहाँ पर नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं नहीं नहीं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, क्या फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी फीचर है? हाँ जी है। रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है? बिल्कुल है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? बिल्कुल है। क्या नहीं है? तो हम बोलेंगे भैया एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका हम पढ़ के देख लेते हैं। तो लिखा हुआ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर एन एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर। ध्यान से समझना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड नहीं करता है? एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रोवाइड नहीं करता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, हमारे यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल दिखेगा आपको? चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रिंसिपल दिखेगा। एंड देयर इज अ फंक्शनल ओवरलैप अमंग 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, एक और देख लेते हैं यहाँ पर द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट। ध्यान से समझना, द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम। हमने कहाँ से बोरोड करा है? क्या बोरोड करने की बात कर रहे हैं भैया? कंकरेंट लिस्ट को बोरोड करने की बात कर रहे हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंकरेंट लिस्ट है हमने कहाँ से बोरो करा? क्या वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से बोरो करा? आंसर है इसका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना कि जो आपके पास जो कॉन्करेंट लिस्ट है, याद रखना ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? कंकरेंट लिस्ट याद रहेगी, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन याद रहेगा। सीए से याद रख लेना इसको, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द कंकरेंट लिस्ट विच अलाउ बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू लेजिस्लेट द सेम सब्जेक्ट इज अ फीचर बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना। कॉन्करेंट लिस्ट विच अलाउ बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट ऑन द सेम सब्जेक्ट इज अ फीचर बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप इसको याद रख सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इवेंट डायरेक्टली facilitate the creation of the constituent assembly that wrote the Indian constitution? विच इवेंट पूछा गया है आपसे। क्या पूछ रहे हैं आपसे? इवेंट पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? इवेंट। विच इवेंट डायरेक्टली फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, डायरेक्ट एक्शन डे ऑफ 1946, या फिर क्रिप्स मिशन ऑफ 1942? तो आंसर है इसका आपके पास बी, कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। याद रखना इवेंट। ठीक है, विच इवेंट डायरेक्टली फैसिलिटेट टू द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो क्या आ जाएगा? कैबिनेट मिशन प्लान। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से सीधा दिमाग में क्या आ जाएगा? कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 proposed the formation of constituent assembly of India which was tasked with drafting the Indian constitution। कोई दिक्कत तो नहीं? इवेंट याद रहेगा, इवेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 याद रखना। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? DPSP की बात कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। याद रखना ऑप्शन में क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा और फ्रांस। तो आंसर इसका बहुत सिंपल है, आयरलैंड। याद रखना। कैसे करके बोल सकते हो आप? बोलोगे भैया DPSP डैश करके आई लगा देना। आई से इंडिया नहीं है भाई, ये आई से क्या है? आयरलैंड है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड याद रखना, आयरलैंड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। They are guidelines for the creation of social order characterized by social, economic and political justice। कोई दिक्कत तो नहीं है 11 तक में? एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिकमेंडेड बाय, किसके द्वारा रिकमेंडेड किया गया था? कौन सा? फंडामेंटल ड्यूटीज का जो आइडिया था वो किसके द्वारा रिकमेंडेड किया गया था? क्या वो आपके यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट, या फिर सरकारिया कमीशन, या स्वर्ण सिंह कमीशन, या फिर
राजमन्नर कमेटी। तो आंसर इसका है सी, स्वर्ण सिंह कमेटी। याद रखना, स्वर्ण सिंह कमेटी। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप बोलोगे भैया फंडामेंटल ड्यूटीज किससे मिली है? स्वर्ण सिंह कमेटी से। FDSSC से याद रख लो इसको। फंडामेंटल ड्यूटीज याद रखना, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? स्वर्ण सिंह कमेटी, भूलना मत, ठीक है। आइडिया है फंडामेंटल ड्यूटीज का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसके द्वारा रिकमेंडेड किया गया था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी। याद रखना, क्या? स्वर्ण सिंह कमेटी। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ द फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड कब हुआ था? अगर आपसे पूछ लिया भैया इनकॉर्पोरेटेड कब हुआ था, तो आप बोलोगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1946, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज याद रखोगे। फंडामेंटल ड्यूटीज SSC क्या था? स्वर्ण सिंह कमेटी याद रखना। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 भी याद रखना भाई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेची एट द सेंटर इन ब्रिटिश इंडिया? एक्ट पूछ रहे हैं आपसे, एक्ट की वो कौन सा एक्ट था जिसने इंट्रोड्यूस किया? क्या इंट्रोड्यूस किया? डायरेची को इंट्रोड्यूस किया। किसको इंट्रोड्यूस किया? डायरेची को भैया। कहाँ पर? एट द सेंटर इन ब्रिटिश इंडिया। कौन से इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं? ब्रिटिश इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दिया हुआ, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 दिया हुआ। आंसर इसका है सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखना, डायरेची याद रखोगे, डायरेची याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया भैया डायरेची, ठीक है, तो बोलोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब? 1935, ठीक है, कोई दिक्कत? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन मेंबर? क्या पूछ रहे? फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पूछ रहे भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट वुमेन मेंबर कौन थी? क्या विजय लक्ष्मी पंडित थी, सरोजनी नायडू थी, क्या है, सुचेता कृपलानी थी, या फिर दुर्गा भाई देशमुख? तो इनमें से क्या आंसर आ जाएगा? दुर्गा भाई देशमुख। याद रखना, डी, दुर्गा भाई देशमुख, ठीक है। तो पूछ रहे कि फर्स्ट वुमेन मेंबर कौन थे किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो आप बोलोगे दुर्गा भाई देशमुख। डी से याद रख लेना। फर्स्ट वुमेन मेंबर कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन थे? दुर्गा भाई देशमुख। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दुर्गा भाई देशमुख वॉज द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक और देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो भारत को किस तरीके से डिस्क्राइब करता है? क्या वो यूनियन ऑफ स्टेट्स के तौर पर डिस्क्राइब करता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट के तौर पर डिस्क्राइब करता है, यूनिटरी स्टेट के तौर पर डिस्क्राइब करता है, या फिर फेडरल स्टेट विद यूनिटरी बायस पे डिस्क्राइब करता है? ठीक है, आंसर इसका क्या है भैया? ए आंसर है इसका कौन सा? ए, याद रखना, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो डिस्क्राइब कर रहा है किसको? इंडिया को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? यूनियन ऑफ स्टेट्स के तौर पर, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स के तौर पर। एक्सप्लेनेशन देख लो। आर्टिकल 1 याद रखना। इसमें आर्टिकल कौन सा याद रखोगे? आर्टिकल नंबर पहला, आर्टिकल फर्स्ट याद रखना। आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट सिग्निफाइंग द indestructibility of a federal structure where the state have no right to secede from the federation. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 आप याद रखोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। 16 देखते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। वो किसने हेड किया था?
इंटरीम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 वाज हेडेड बाय, क्या वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हेड किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हेड किया गया था, सी राजा गोपालाचारी के द्वारा हेड किया गया था, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हेड किया गया था? तो आंसर है भैया इसका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। इंटरिम गवर्नमेंट याद रहेगा 1946 में, इंटरिम गवर्नमेंट 1946 किसके द्वारा हेड किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हेड किया गया था। ठीक है, तो इंटरिम गवर्नमेंट याद रखना जवाहरलाल नेहरू। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? इंटरिम गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू। एक बार अभी पहले भी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का जिक्र हुआ था, उसको भी दिमाग में ले आओ। द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1946 वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू हु लेटर बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देख लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में अभी हमने कहाँ पर बात करी थी, तो एक बार उसको भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच लेड डाउन द आइडियल्स टू बी इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आगे देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 17 में देखते हु अमंग द फॉलोइंग कमिटीज के बारे में बात हो रही है, वॉज फॉर्म टू एग्जामिन द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। हु अमंग द फॉलोइंग कमिटीज was formed to examine the financial relation between center and state? कौन कौन सा? राजमन्नर कमेटी, सरकारिया कमेटी, केलकर कमेटी या फिर पुंची कमेटी? तो आंसर है भैया इसका सरकारिया कमेटी। याद रहेगा, सरकारिया कमेटी याद रखोगे फाइनेंशियल रिलेशन से। एक बार फिर से पढ़ लूँ, हु अमंग द फॉलोइंग कमिटीज वॉज फॉर्म टू एग्जामिन फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट? आंसर है भैया सरकारिया कमेटी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द सरकारिया कमीशन वॉज सेटअप इन 1983। कब सेटअप हुई थी भैया? 1983 पर सेटअप हुई थी। टू एग्जामिन द रिलेशनशिप एंड बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया एंड टू सजेस्ट चेंजेस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सरकारिया कमेटी याद रहेगा। ठीक है, 1983 याद रहेगा। फाइनेंशियल रिलेशन सरकारिया कमेटी 1983। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लें, एक और देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज सेटअप इन, कौन से साल में सेटअप हुई थी? क्या 1945 पर, 1946 पर, 1947 पर या फिर 1949 पर? तो आंसर है भैया 1946। आंसर है बी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली याद रखना कब भैया? 1946। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेटअप इन 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर, बोला हुआ नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, के.एम. मुंशी या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो आंसर है इनका क्या? महात्मा गांधी जो थे वो नॉट अ मेंबर। ध्यान से समझना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर। महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ही चूज टू फोकस ऑन द कम्युनल सिचुएशन इन द कंट्री while other leaders took charge in the constitution making process। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस। एडॉक जजेस के बारे में बात हो रही है। किसके? एडॉक जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात हो रही है इन द सुप्रीम कोर्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। अ प्रोविजन बोरोड फ्रॉम द, हमने कहाँ से इस प्रोविजन को बोरोड करा? क्या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से बोरो करा? तो आंसर देख लो इसका क्या है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से बोरोड करा गया भैया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा गया। कहाँ से? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से भैया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, कहाँ से बोरो करा?
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। ये जो प्रोविजन बोरोड कहाँ से करा गया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। एडॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना, ठीक है। आंसर है सी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इट अलाउज फॉर एडिशनल जजेस टू बी अपॉइंटेड टेम्परली इन अ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो ये करा हमने आज। नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे, इसमें जो आपके पास जो नेक्स्ट रहेगा वो हम उसमें देखते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। नेक्स्ट उसमें जो हम जो नेक्स्ट क्लास में जिसके हम एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करेंगे वो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हमारे पास टारगेट क्या है। तो वो है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है। ये हमको दोनों देख लेंगे, 1857 से पहले के भी, बिफोर और आफ्टर के भी, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।